स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब हम इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे लीग ऑफ नेशंस के बारे में। लीग ऑफ नेशंस के जब जैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी, सबसे पहले जो पॉइंट हमारे ध्यान में आएगा वो आएगा इट्स हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है? और दूसरा पॉइंट जो हमारे ध्यान में आना चाहिए वो उसका ये है कि वो फाउंड कब कब बनी थी। और इसी तरह इसके अलावा जो इसमें चंद एक सवालात हैं जो हमारे ध्यान में किसी भी लीग का नाम सुनते ही आ जाने चाहिए। उसमें उसका जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट या चेयरमैन, जो भी उसके डेजिग्नेशन का नाम है, वो सीट को वो कौन है, इस वक्त करंट कौन है, और इसके बनाने फाउंडिंग मेंबर्स कौन है। और मेंबर्स की जब बात करें तो सबसे मेन पॉइंट जो हमारे ध्यान में आता है, इसके कितने मेंबर्स हैं। तो देखते हैं इसके लीग ऑफ नेशंस का इसका हेडक्वार्टर जो है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, जेनवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद ये बनी कब थी? तो जैसा कि शायद आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये 10 जनवरी 1920 में ये बनी थी। 1920 में 10 जनवरी 1920 में बनी थी ये कहीं। और मेन जो सवाल इस वक्त हमारे ध्यान में आता है वो ये है कि ये क्या वजह बनी कि हमें ये लीग्स ही बनाना पड़ी, हमें ऑर्गेनाइजेशन ही बनाना पड़ी, कोई ऐसा अदारा ही बनाने पड़े, अदारे कि जो हमारे दरमियान सुलह रख सके, जो हमारे दरमियान अमन व अमान की सूरत हाल कायम रख सकते हैं। तो इस आइए हम इस दौर में चलते हैं 1920 में। ये वो वक्त था जब बैनुल अक़वामी कवानीन और आलमी तंजीम साजी होने जा रही थी। वो तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होने जा रहे थे इस वक्त में। और इसका मकसद जो था, इसके मेंबर्स का मकसद, इसको बनाने का मकसद मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी और अमन को कायम रखना था। इसका बनाने की वजह क्यों पेश आई? जब पहली जंग अजीम के बाद ये बनाने की वजह पेश आई कि पहली जंग अजीम में, जो आपको पता होना चाहिए कि 1914 वर्ल्ड वार वन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ल्ड वार वन। ये 1914 से 1919 तक ये हुई थी जंग। तकरीबन ये 5 साल का जो पीरियड है, इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक जो मुख्तलिफ अलाइंस की शक्ल में, ये मुख्तलिफ ममालिक आपस में इत्तेहादियों की शक्ल में दूसरे अपने दुश्मन ममालिक से लड़े। इस दौरान बहुत सी जानी, माली, इकनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा मुल्कों को नुकसान हुआ। इस दौरान जब ये जंग चल रही थी, इसी दौरान सोचा गया कि बहुत से ममालिक ने सोचा कि जंग में सब लाखों जानी और माली नुकसान के अलावा ज़र मुबादला भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है। जिस वजह से उन्होंने सोचा कि इसके कोई एक ऐसा अदारा बनाया जाए, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि जिससे जो हमारे दरमियान बाहमी रवाबत का कायम रख सके, हमारे दरमियान उठने वाले डिस्प्यूट जो हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो हैं, उनके सोल्यूशन के लिए कोई एक यूनियन के तौर पर कोई एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो हमारे दरमियान इख्तलाफात को हल कर सके। इसी तरह आपको बताते चलें कि लीग ऑफ नेशन को चाइल्ड ऑफ वार भी कहा जाता है, कि यानी कि इसका चाइल्ड ऑफ वार कहने का मकसद ये है कि ये जंग के फौरन बाद वजूद में आई थी, इसलिए इसे एक लीग ऑफ नेशंस या चाइल्ड ऑफ वार भी कहा जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे लीग ऑफ नेशन के। लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम इसकी बात कर रहे थे कि लीग ऑफ नेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो
ऐसा नहीं है कि ऐसा ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है कि ये इंटरनेशनली फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। इससे पहले भी बहुत से ममालिक आपस में इत्तेहादियों की तरह रह रहे थे, जिनका ये होता था कि वो 2 या 3 ममालिक या 10-12 ममालिक आपस में मिलकर एक अलायंस इत्तेहाद कायम कर लेते थे, और जो उनमें से किसी एक ममालिक का भी कोई दुश्मन मुल्क होता तो वो सारे उसे अपना दुश्मन मुल्क तस्लीम करते थे। इसी तरह अगर हम बात करें कि लीग ऑफ नेशन पहली आलमी तंजीम है, तो उसमें उससे पहले जो तंजीमें थी उसमें सबसे पहले एक नाम हमारे पास आता है यूरोप का। यूरोप में बेसिकली क्या था? यूरोप बेसिकली ये उस वक्त आपको जैसे बरसगीर पर भी इन्होंने हुकूमत की ब्रिटिश ने, तो ये यूरोपीय उस वक्त इन्होंने अपनी एक अलायंस बनाई हुई थी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलके, जो क्या करते थे, ताकत, इख्तलाफी मूवमेंट, माशी साख्त को अपने उबारे और कायम रखे हुए थे। इनका मकसद ये था कि इन्होंने अपने दूसरे मुल्कों पर हुक्मरानी का अपना जो एक दर्जा था, म्यार था, उसे बरकरार रखे हुए थे कि ये उस वक्त फतूहात पे फतूहात के कह लें आप, या इस पर कब्जे पे कब्जा दूसरे ममालिक पे कर रहे थे, जो अब इनसे कमजोर, जो वीक कंट्रीज थे, इनसे ये उन पर हमला करते और उन्हें अपने मातहत कर लेते थे। जिस तरह आपने देखा बरसगीर पर भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। 1600 में तकरीबन ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक ब्रिटिश कंपनी आई, और उसने आके पाकिस्तान पर आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे जमाए, और मुगल हुक्मरानों से कैसे चालाकी से उसने हुकूमत अपने कब्जे में कर ली। इसी तरह ब्रिटिश यूरोपियन यूनियन ये तकरीबन थी 1814 से 1914 तक की। ये यूरोप, इस दौरान यूरोप बहुत अरूज पर रहा है, और इससे पहले भी ये अरूज पे था, क्योंकि 16 में ये बरसगीर पे आ गए थे, और उसके बाद ये तकरीबन 1814 से लेकर 1914 तक तकरीबन ये 100 साल ये बरसरे इक़्तिदार है। इन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया पे तो नहीं हम कह सकते, मगर इन्होंने दुनिया के तकरीबन 2/4 हिस्से पर इन्होंने हुकूमत की। तो उसके बाद अब हम बात करें तो एक द हग सिटी में होने वाली एक कन्वेंशन की। यूरोप के बाद सबसे वेरी फर्स्ट दूसरा नंबर आता है द हग सिटी का। इसकी बात जब हम करें तो इसमें एक कन्वेंशन हुई थी, इसमें एक बाकायदा तौर पर 1889 से 1907 तक, 1907 तक, इसमें ये ऑलरेडी 2 कॉन्फ्रेंस बैनुल अक़वामी तौर पर करवा चुका था, जिसका मकसद अमन और अमान की सूरत हाल को इंटरनेशनली कायम रखना था। पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी ये करवा चुका था। इसी तरह हम आगे बात करें तो उसके बाद हमारे पास आता है जो सबसे वेरी थर्ड जो हमारे पास चीज आती है, और यूनिक चीज जो हमारे पास है, वो ये है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन भी असल में ये ब्रिटिश का ही एक डेवलप किया हुआ एक प्रोग्राम था। ये ब्रिटिश ने ही इसे डेवलप किया था। इसका मकसद ये था इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर कोई ऐसा तब इंटरनेट या कोई ऐसा सोर्स बाहर कोई इतना वाज़िया नहीं था कि जिससे हम अपना पोस्टल का निज़ाम जो बहुत अच्छा होता कि हमारे पास उस वक्त, क्योंकि खतूत या कंप्यूटर को में इतनी तरक्की नहीं की थी। ये 1800 की बात जब हम करें तो कंप्यूटर अभी ईजाद हो रहा था, ये अभी अपने इब्तदाई मराहल में थी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी अपनी इब्तदाई मराहल में थे। तो तब ये जो था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बहुत अहमियत की हामिल थी। जो जिसके पास ये चीज़ होती थी वो समझता था कि उसके पास सब कुछ है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, क्योंकि इसका सबसे रीढ़ की हड्डी का ये काम करती थी कि जब कोई भी खतो खताबत आपने, इसके सब यूरोप को ही इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, यूरोप को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि यूरोप ने मुख्तलिफ ममालिक पर कब्जा किया हुआ था। जिस तरह उसने इसके मुख्तलिफ दूर दूर तक इसकी हुक्मरानी थी, और इसे अपने
मातहत इलाका जात से रवाबत के लिए इसे पोस्टल का इस्तेमाल करना पड़ता था, इसलिए इसने एक यूनियन बाकायदा बनाई हुई थी जो इसके इशारों पर काम करती थी। और इसी तरह अब हम आगे चले तो ये तीनों वजूहात जो हैं जो आपके सामने, ये वो 3 वजूहात हैं जो लीग ऑफ नेशंस को बनाने की वजह बनी। अब बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस बनी कैसे। लीग ऑफ नेशंस कैसे बनी इसकी बात, लीग ऑफ नेशन कैसे बनी, ये उस वक्त के अमेरिकन यूएसए के प्राइम मिनिस्टर जो थे प्रेसिडेंट, उनका नाम था वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन इन्होंने अपने ये नोबेल पीस प्राइज जीत चुके थे, तो इन्होंने उसके उसके नतीजे में इन्होंने इसका लीग ऑफ नेशन की थ्योरी पेश की। इस थ्योरी में क्या था, इन्होंने 14 पॉइंट्स बताए थे। ये 14 पॉइंट्स कायदे आजम के 14 पॉइंट्स नहीं है, ये वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट हैं। तो इसलिए ये अमेरिका के सदर ने उस वक्त 14 पॉइंट बताए थे। 14 निकाती एजेंडा था जो इसने बताया था कि जिसका मकसद था लीग ऑफ नेशंस का क़याम था। और इस नकार से बहुत से मुमालिक ने अपना एक ड्राफ्ट, एक खाका तैयार किया जो लीग ऑफ नेशंस पे, जिसे बैनुल अक़वामी तौर पर एक ऑर्गन कॉन्फ्रेंस के दौरान रखा गया। और इस खाके में सिर्फ यूके और यूएसए का ही ड्राफ्ट जो है वो कबूल किया गया। और यूके और यूएसए का जो ड्राफ्ट कबूल किया गया उस ड्राफ्ट को कहते हैं हर्ट मिलर ड्राफ्ट। उस ड्राफ्ट कहते हैं हर्ट मिलर ड्राफ्ट। ये वो ड्राफ्ट है जो एक्सेप्ट करके जिसकी बुनियाद पर यूनाइटेड लीग ऑफ नेशंस बनी थी। लीग ऑफ नेशंस जो है ये 12 अप्रैल 1919 को ये मुआहदा अपने आखिरी मराहल में पहुंचा, जिसके बाद ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई जो इसके बनने की मेन वजह बनी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में वो कंट्रीज शामिल थे जो इसके एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रीज थे, या स्टेबलिंग मेंबर कह सकते हैं आप। ये मुआहदा पहली जंग अजीम के जीतने वालों के और हारने वालों के दरमियान हुआ था, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं। इसका क़याम जो है तकरीबन 10 जनवरी 1920 को इसका क़याम हुआ था। और इसके प्रिंसिपल आर्गन्स की बात करें, बुनियादी अज्जा की, दोस्तों जब हम लीग ऑफ नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गन्स इसके आते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ऑर्गन असेंबली है, और दूसरा प्रिंसिपल ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है, और तीसरा सेक्रेटेरिएट है। इसी तरह अगर आप आज के मौजूदा वक्त की बात करें तो ये असेंबली इक्विवेलेंट असेंबली है यूएनओ की। जो यूएनओ की असेंबली थी ये उसी के ही इक्विवेलेंट असेंबली थी जो यूएनओ की मौजूदा असेंबली है। और इसी तरह सिक्योरिटी का यूएनओ की है जनरल असेंबली, ये है असेंबली, ये थी असेंबली। इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल है और ये एज कंपेयर टू यूएनओ उसके इक्विवेलेंट ही, ये इसी की लीग ऑफ नेशन को ही देखते हुए ये 2 अदारे यूएनओ में बने थे। और इसी तरह अगर सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि ये सेक्रेटेरिएट आज भी वही सेक्रेटेरिएट काम कर रहा है जो उस वक्त लीग ऑफ नेशन का था, इसी को ही इन्होंने कंटिन्यू किया है। तो दोस्तों ये थी लीग ऑफ नेशन की प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मजीद अब हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशंस की वर्किंग की। तो लीग ऑफ नेशन वर्किंग क्या है, इसका काम क्या था, ये बनाने की जरूरत पेश आई, तो इससे हमने क्या काम लेने जा रहे हैं आगे, तो वो हम आगे इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि इससे हम आगे क्या काम लेने जा रहे हैं। इसके वर्क की बात हो रही है जब लीग ऑफ नेशन के, तो ये वर्क क्या क्या काम परफॉर्म करेगा बनने के बाद, तो उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है डिसआर्मामेंट्स। डिसआर्मामेंट्स क्या है, डिसआर्मामेंट्स क्या ये है कि असले की दौड़ को कम करना। असलहा जो मुख्तलिफ ममालिक जंग अजीम वर्ल्ड वार 1 हो चुकी थी, जिसकी वजह से असले की हर मुल्क लग गया था कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा असला होगा तो मैं दूसरे मुल्कों पर हुकूमत कर सकूंगा। हर कंट्री असला बनाने में लगा हुआ था। इस असले की दौड़ को कम करना इसका सबसे बुनियादी मकसद था। उसके बाद क्योंकि जितना ज्यादा एमुनेशन होगा, असला ज्यादा होगा, आप उतना ही ज्यादा इंतशार फैलेगा।
उसी तरह दूसरा इसका पॉइंट था प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। इसका काम था कि अगर इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर्स की बात हुई तो मैं मेंबर्स आपको बताता चलूं, तकरीबन इसके 58 मेंबर कंट्रीज थे। तो इसमें ये ऐसे था कि इसके जो मेंबर, ये 58 मेंबर कंट्रीज वो कंट्रीज थे जो वर्ल्ड वार वन में आपस में लड़े थे, और उसमें के इसमें उसके अलावा और बहुत से ममालिक इसमें शामिल थे। तो इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन से मुराद ये है कि अगर इस मेंबर, जो लीग ऑफ नेशन के मेंबर जो हैं 58 कंट्रीज हैं, अगर इन 58 कंट्रीज में से में कोई 59th या कोई 59th कंट्री या इन 58 में से कोई भी कंट्री इसी में से इसमें किसी मेंबर कंट्री पे अटैक करेगा, तो वो इन इन तमाम 58 का मजमुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि इनका मुश्तरका जो है ना दुश्मन समझा जाएगा। इसको बनाने का मेन मकसद, मेन पॉइंट इसके पीछे ये था। इसे कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके आखिरी पॉइंट की, लीग ऑफ नेशन के वर्क के, तो हम उसमें देखते हैं पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल डिस्प्यूट की वो बात करता है और वो पीसफुल सेटलमेंट कह रहा है। तो उसमें जिस तरह आपको पता है आज भी बहुत से इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत ही फेमस डिस्प्यूट है कश्मीर इशू, जो एक दोनों ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट है, जो आज भी जिसका मसला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, और इस मसले को यूएनओ में लेके जाने वाला इंडिया है, ना कि पाकिस्तान। तो इसका यूएनओ का असल में लीग ऑफ नेशन का काम था कि ये पीसफुल सेटलमेंट करवाएगी इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात हैं, जो जगह के या कोई माली माशी मादनियात के, जो भी इनके दरमियान जो तनाज़ात हैं उन्हें हल करवाएगी। ये थी लीग ऑफ नेशन का वर्क। अब आगे हम इसे चलते हैं आगे लीग ऑफ नेशन की, कि इसे खत्म कर दिया गया था, इसे डिसमिस कर दिया गया था। उसकी वजह क्या बनी, इसे क्यों डिसमिस किया गया? इसे जो डिसमिस किया गया था वो था, उसकी डेट अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये होगी, तकरीबन वो इसे 20 अप्रैल 1946 में डिसमिस या डिसमेंटल कह लें, या इसे जो भी आप कह लें तो बेहतर होगा डिसमिस कहना। तो इसे डिसमिस कर दिया गया था। तो इसके बाद क्योंकि इस दौरान वर्ल्ड वार टू जो है वो अपने आखिरी मराहल में थी, वर्ल्ड वार टू हो चुकी थी, तो इसका कोई खातर ख्वाह कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था उन्हें कि इस अदारे के होते हुए भी वर्ल्ड वार टू का हो जाना, एक आलमी जंग का हो जाना, और लाखों करोड़ों की तादाद में नुकसान हो जाना। इंडिया पे आपको पता होगा, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, उस पे जापान पे अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल बॉय फैटमैन नामी बम्बों से बमबारी की गई थी। तो जिस वजह से आज भी उधर लोग जो बहुत हद तक उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसी तरह इसे तब ख़त्म कर दिया गया था, और इसकी कुछ वजह ख़त्म करने की, या ख़त्म इसलिए भी किया गया था कि तब उस दौरान यूएनओ का क़याम हो गया था। यूएनओ इसी पैटर्न पे एक और अदारा इन्होंने बना लिया था, कि पुराना अदारा छोड़ दिया था और नया एक और अदारा बना लिया था। बजाय उसे ठीक करते या उसे ही इसी में ही कोई अमेंडमेंट्स करते, उसे मजीद बेहतर बनाते, इन्होंने एक और अदारा बना लिया यूएनओ, जो आजकल वर्किंग में है। यूएनओ दोस्तों अगर आपसे शेयर करता चलो स्टूडेंट्स के यूएनओ कब बना था, तो इसमें मैं आपको एक डेट बताता हूँ। वो है 24 अक्टूबर 1945। ये वो वक्त था जब यूएनओ का चार्टर साइन हुआ था। यूएनओ का चार्टर के यूएनओ की हिस्ट्री के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज की इस वीडियो पार्ट 3 में इंशाल्लाह हम यूएनओ को डिस्कस करेंगे। लीग ऑफ नेशंस के बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको जवाब लाजमी दूंगा। और उसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए, किसी भी पेपर की तैयारी के लिए। तो आपको स्क्रीन पे हमारा नंबर नज़र आ रहा है, तो लिहाजा आप कमेंट सेक्शन में भी अपने राय का इजहार कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे
लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में हम आपको बताएंगे कि यूएनओ क्या है, किस तरह वर्किंग करता है, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन क्या हैं, इसके जो अदारे हैं, इसका क़याम का कब हुआ, क्यों पेश आया, और इसी तरह इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इससे लिंक करती हैं।